नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज। अर्थ गंगा परियोजना। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने विश्व जल सप्ताह 2022 के दौरान अर्थ गंगा परियोजना के संदर्भ में चर्चा की। क्या है अर्थ गंगा परियोजना? अर्थ गंगा का तात्पर्य गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास मॉडल विकसित करना है। दिसंबर 2019 में संपन्न हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी नेशनल गंगा काउंसिल की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही नमामि गंगे परियोजना को अर्थ गंगा जैसे सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था। 6 कार्य क्षेत्रों पर चल रहा काम। पहला जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, जिसमें नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर तक रासायनिक मुक्त खेती और गोबर धन योजना के माध्यम से खाद के रूप में गोबर को बढ़ावा देना शामिल है। दूसरा, कचरे और अपशिष्ट जल की मुद्रीकरण एवं पुनः उपयोग करना है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों यानी ULB के लिए सिंचाई, उद्योगों तथा राजस्व सृजन हेतु औपचारिक जल का पुनः उपयोग करना शामिल है। अर्थ गंगा में हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर भी शामिल होंगे, जहां लोग स्थानीय उत्पादन, औषधि पौधे और आयुर्वेदिक उत्पाद बेच सकते हैं। चौथा है नदी से जुड़े हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाकर जन भागीदारी बढ़ाना। मॉडल नाव पर्यटन, साहसिक खेलों और योग गतिविधियों के माध्यम से गंगा एवं उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन को बढ़ावा देगा। मॉडल उचित जल प्रशासन के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत विकास को बढ़ावा देगा। क्या है विश्व जल सप्ताह? जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर वार्षिक सम्मेलन है, जो प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 1991 में शुरू किया गया था और प्रारंभ में स्वीडिश राजधानी स्टॉकहोम में सार्वजनिक जल उत्सव का हिस्सा था। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान यानी SIWI विश्व जल सप्ताह का आयोजक है। विश्व जल सप्ताह जलवायु संकट, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और कई अन्य विषयों जैसी चुनौतियों के जल पहलुओं का पता लगाने का अवसर है। इस सप्ताह को सतत विकास लक्ष्य 6 यानी SDG 6 की दिशाओं में चर्चा और प्रगति में तेजी लाने के अवसर के रूप में देखा जाता है, जो सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्रदान करते हैं। विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय सीन द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर है। क्या है नमामि गंगे कार्यक्रम? नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कार्यकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा है, जहां वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रस्थापित किया। कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरण, औद्योगिक प्रवाह निगरानी, गंगा ग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज। FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC विक्रांत को तैनात करने से पूर्व अमेरिका की मुख्य सैन्य उपकरण निर्माता कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना को अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है। FA-18 फाइटिंग एंड अटैक एयरक्राफ्ट सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान की प्रमुख विशेषताएं। FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी रोल
फ्रंटलाइन नौसेना लड़ाकू विमान है जो भारतीय नौसेना के वाहक के साथ अद्वितीय और अभेदित क्षमता तथा पूर्ण संगतता प्रदान करता है। इसे वाहक संचालन के लिए डिजाइन और निर्माण किया गया है और यह INS विक्रमादित्य तथा INS विक्रांत विमान वाहक के साथ पूरी तरह से अनुकूलित है। FA-18 हैंगर में डेक पर और भारतीय नौसेना के विमान वाहक के बेस पर कार्य करने में सक्षम है। यह विमान वाहक पर मानव युक्त और मानव रहित प्रणालियों के मध्य इंटरफेस बढ़ावा देगा। सुपर हॉर्नेट का सटीक लैंडिंग मोड सॉफ्टवेयर विशेष रूप से उचित गाइडेड स्लोप और गति को बनाए रखते हुए भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य वाहक पर उतरते समय पायलट कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह पूर्णतः स्वचालित और वाहक के ऑप्टिकल लैंडिंग प्रणाली से स्वतंत्र है। FA-18 सुपर हॉर्नेट के सिंगल सीटर और 2 सीटर दोनों संस्करण उपलब्ध है जो पूरी तरह वाहक डेक द्वारा संचालित हो सकते हैं। 2 सीटर एक सक्षम प्रशिक्षक विमान भी है। IAC विक्रांत भारत में अब तक बनाया गया सबसे बड़ा युद्धपोत है और भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। यह भारत को उन राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में शामिल करता है जो इन विशाल शक्तिशाली युद्धपोतों को डिजाइन और उसका निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL द्वारा डिजाइन किया गया है जो कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। जहाज ने समुद्री परीक्षणों के अपने चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इसकी अधिकतम डिजाइन गति 28 समुद्री मील यानी लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 7500 MN की सहन शक्ति है। इसमें 3 विमानों का एक वायु घटक होगा जिसमें युद्धपोत MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी ALH शामिल है। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी नामक एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड का उपयोग करते हुए IAC विमान को लॉन्च करने के लिए शकी जंप तथा एयरक्राफ्ट पर उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए 3 अरेस्ट वायर के सेट लैस है। यह एक कोणीय शकी जंप के साथ शॉर्ट टेक ऑफ लेकिन अरेस्ट रिकवरी या स्टॉप बार तंत्र पर काम करता है। IAC विक्रांत का महत्व, यह हवाई वर्चस्व अभियानों के संचालन के लिए अपने घरेलू समुद्री तटों से दूर यात्रा करने की नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। इसे एक नौसेना माना जाता है जो एक ऐसी नौसेना है जो उच्च समुद्रों में एक राष्ट्र की ताकत और शक्ति को प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखती है। भारत में विक्रांत निर्माण का क्या महत्व है? वर्तमान में केवल 5 या 6 देशों के पास विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत अब इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत ने दुनिया के सबसे उन्नत और जटिल युद्धपोतों में से एक माने जाने वाले निर्माण की क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया है। भारत के पास पहले भी विमान वाहक पोत ब्रिटिश या रूस से आयातित थे। INS विक्रमादित्य जिसे साल 2013 में कमीशन किया गया था और जो वर्तमान में नौसेना का एकमात्र विमान वाहक पोत है, सोवियत रूसी युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव का भारतीय संस्करण है। भारत के पहले के 2 वाहक INS विक्रांत और INS विराट मूल रूप से ब्रिटिश निर्मित HMS हरक्यूलिस और HMS हर्मिस थे। इन दोनों युद्धपोतों को क्रमशः वर्ष 1961 और वर्ष 1987 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS विक्रांत रखा जाएगा नए युद्धपोत IAC-1 का नाम। INS विक्रांत नाम मूल रूप से भारत के बहुचर्चित पहले विमान वाहक पोत से संबंधित था जो 1997 में सेवा मुक्त हो जाने से पहले कई दशकों की सेवा में राष्ट्रीय गौरव था। मूल विक्रांत 19,500 टन वजन का एक मैजेस्टिक क्लास युद्धपोत जिसे वर्ष 1961 में यूनाइटेड किंगडम से अधिकृत किया गया था, ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले वर्ष जैसे ही IAC-1 ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया, नौसेना ने भारत के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन बताया।
क्योंकि समुद्री परीक्षणों के लिए विक्रांत का पुनर्निर्माण हुआ था। LACs हेतु भविष्य की योजनाएं। नौसेना साल 2015 से देश के लिए तीसरा विमान वाहक पोत बनाने की मंजूरी मांग रही थी, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक यानी IAC-2 बन जाएगा। इस प्रस्तावित वाहक का नाम INS विशाल रखा गया है, जो 65,000 टन का विशाल पोत है। यह IAC-1 और INS विक्रमादित्य दोनों से काफी बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज। OTT प्लेटफॉर्म्स। हाल ही में SBI रिसर्च द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि ओवर द टॉप यानी OTT बाजार वर्ष 2023 तक 12,000 करोड़ रुपए का उद्योग बनाने के लिए तैयार है, जो वर्ष 2018 में 2,590 करोड़ था। क्या है संबंधित आंकड़े? OTT बाजार वर्ष 2018 में 2,590 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023 तक 36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के साथ 11,944 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। OTT ने पहले ही मनोरंजन उद्योग की हिस्सेदारी और राजस्व का 7 से 9% हिस्सा रखता है और लगातार 40 से अधिक अभिकर्ताओं के साथ लगातार बढ़ रहा है और सभी भाषाओं में मूल वीडियो सामग्री प्रस्तुत कर रहा है। देश में आज 45 करोड़ से अधिक OTT ग्राहक हैं और इसके वर्ष 2023 के अंत तक 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। पे पर व्यू सेगमेंट यानी टेलीविजन देखने की प्रणाली, जिसमें लोग अपने द्वारा देखे जाने वाले विशेष कार्यक्रमों के लिए भुगतान करते हैं, वर्ष 2018 में 3.5 करोड़ रुपए था और वर्ष 2023 में 8.9 करोड़ रुपए और साल 2027 में 11.7 करोड़ रुपए तक छूने की राह पर है। इस अवधि के दौरान वीडियो डाउनलोड क्रमशः 4.2 करोड़, 7.7 करोड़, 8.8 करोड़, जबकि वीडियो स्ट्रीमिंग क्रमशः 1.9 करोड़, 6.8 करोड़ और 10.8 करोड़ होने की उम्मीद है। OTT प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण यहाँ मजबूत वृद्धि सस्ती हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के दोगुने होने, डिजिटल भुगतानों को अपनाने में वृद्धि और वैश्विक अभिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली रियायती कीमतों के कारण है। कोविड के कारण लॉकडाउन, जिसमें सिनेमा घरों को पूरी तरह बंद कर दिया। OTT प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने की निहितार्थ। OTT के बढ़ने से सिनेमाघरों के लाभ प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि 50% से ज्यादा लोग महीने में 5 घंटे से ज्यादा OTT का इस्तेमाल करते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और फिटनेस में OTT प्लेटफॉर्म के विस्तार से इसके भविष्य को भी मजबूती मिलेगी। इसने सामग्री निर्माताओं के लिए नए मार्ग खोल दिए हैं और दर्शकों के लिए यह केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दे पर जागरूक होने का माध्यम भी बन गया है। क्या है ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म? प्रायः OTT या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का प्रयोग ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदान के रूप में किया जाता है, जिसकी शुरुआत तो असल में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, किंतु वर्तमान में यह स्वयं ही शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वितरित चित्रों और वेब फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं। अधिकांश OTT प्लेटफॉर्म आमतौर पर कुछ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और प्रीमियम सामग्री के लिए मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं, जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रीमियम सामग्री का आमतौर पर OTT प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं निर्माण और विपणन किया जाता है। प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से इन्होंने कई फीचर फिल्मों का निर्माण किया है। उदाहरण नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेज़न प्राइम वीडियो, हुलू, पीकॉक, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम, प्लूटो टीवी आदि। OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने वाले कानून। सरकार ने OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिए फरवरी 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम वर्ष 2021 को अधिसूचित किया था।
यह नियम OTT प्लेटफॉर्मों के लिए आचार संहिता और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के साथ एक सॉफ्ट टच स्वनियामक आर्किटेक्चर स्थापित करते हैं। प्रत्येक प्रकाशन को 15 दिनों के भीतर शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए भारत में स्थित एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक प्रकाशक को एक स्वनियामक निकाय का सदस्य बनाने की आवश्यकता है। ऐसे निकाय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा और उन शिकायतों का समाधान करना होगा जिनका समाधान प्रकाशन द्वारा 15 दिनों के भीतर नहीं किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित अंतर विभागीय समिति त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र का गठन करती है। यह कानून केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की भागीदारी के बिना सामग्री के स्व-वर्गीकरण का प्रावधान करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। नेचुरल फार्मिंग, महत्व, चुनौतियां व भविष्य। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आग्रह किया। क्या होती है नेचुरल फार्मिंग? इसे रसायन मुक्त कृषि और पशुधन आधारित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृषि पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिसमें कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की अनुमति मिलती है। यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबु फुकुओका ने 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था। भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम यानी BPKP के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम का उद्देश्य बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों के आयात को कम कर पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेचुरल फार्मिंग का महत्व, इसे रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण किसान के साथ एक लागत प्रभावी कृषि पद्धति माना जाता है। इसमें उत्पादन लागत न्यूनतम है। चूँकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे का भय नहीं रहता। साथ ही भोजन में उच्च पोषक तत्व होने से यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती अगाध उद्यमों, मूल्यवर्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन आदि के कारण रोजगार सृजन करती है। प्राकृतिक खेती में अधिशेष का गांव में ही निवेश किया जाता है। चूँकि इसमें रोजगार सृजन की क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। यहाँ बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ जल का अधिक न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करती है। यह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उचित है। कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करता है। जीवामृत और बीजामृत जैसी पर्यावरण के अनुकूल जैव आदान गाय के गोबर एवं मूत्र तथा अन्य प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किया जाते हैं। यहाँ बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ जल का अधिक न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करती है। नेचुरल फार्मिंग मौसम की चरम सीमाओं के खिलाफ फसलों को लचीलापन प्रदान करके किसानों पर इसका सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। नेचुरल फार्मिंग से संबंधित चुनौतियां। सिक्किम में जैविक खेती में परिवर्तन के बाद पैदावार में कुछ गिरावट देखी गई है। कुछ वर्षों बाद भी शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी ZBNF के उत्पादन में गिरावट के चलते कई किसान पारंपरिक खेती में लौट आए हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ने निश्चित रूप से मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में मदद की है, जबकि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में इसकी भूमिका अभी तक निर्णायक नहीं है। किसान अक्सर आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी का हवाला देते हैं,
जो रसायन मुक्त कृषि में संक्रमण के लिए एक बाधा के रूप में है। प्रत्येक किसान के पास अपना आदान बढ़ाने हेतु समय, धैर्य या श्रम नहीं होता है। नेचर सस्टेनेबिलिटी के एक अध्ययन में कहा गया है कि प्राकृतिक आदानों का पोषण मूल्य कम आदान वाले खेतों यानी कम मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले खेतों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के मूल्य के समान है, लेकिन उच्च आदान वाले खेतों में यह कम है। जब इस तरह से पोषक तत्वों की कमी बड़े पैमाने पर होती है तो यह वर्षों में उपज में बाधा उत्पन्न कर सकता है, संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा चिंताओं का कारण बन सकता है। नेचुरल फार्मिंग से संबंधित पहले वरानी क्षेत्र विकास यानी RAD, कृषि वानिकी पर उप मिशन यानी SMAF, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन यानी NMSA, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, ग्रीन इंडिया योजना। क्या है नेचुरल फार्मिंग का भविष्य? वर्षा संचित क्षेत्र सिंचाई के प्रचलित क्षेत्रों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल 1/3 उपयोग करते हैं। रसायन मुक्त कृषि के लिए आदानों का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की अनुपलब्धता की चुनौती को दूर करने हेतु सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ग्राम स्तरीय इनपुट और बिक्री की दुकानों की स्थापना के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सरकार को एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें किसान संक्रमण काल के समय एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे का समर्थन करें। कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम विकसित करने के अलावा कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को स्थायी कृषि प्रथाओं पर कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज। भारतीय नौसेना ध्वज। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने हेतु कोची में भारतीय नौसेना के पताका ध्वज का अनावरण किया। क्या है ध्वज? पताका राष्ट्रीय ध्वज है जो जहाजों और विमानों पर पर्याय सशस्त्र बलों की शाखा या इकाई के विशेष प्रतीक चिन्ह के साथ प्रदर्शित होता है। भारतीय नौसेना का वर्तमान ध्वज के ऊपरी बाएं कोने में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस मौजूद है। ध्वज बदलने की वजह, लंबे समय से लंबित मांग। नौसेना की ध्वज में बदलाव की लंबे समय से मांग चल रही थी। परिवर्तन के लिए मूल सुझाव वाइस एडमिरल VEC बारबोजा ने दिया था, जो नौसेना से फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिम नौसेना कमान के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। औपनिवेशिक अतीत को बदलना। वर्तमान ध्वज अनिवार्य रूप से भारतीय नौसेना के स्वतंत्रता पूर्व ध्वज का उत्तराधिकारी है, जिसके ऊपरी बाएं कोने पर यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक के साथ सफेद पृष्ठभूमि पर रेड जॉर्ज क्रॉस था। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारतीय रक्षा बलों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे और बैज को जारी रखा तथा 26 जनवरी 1950 को इसके स्वरूप यानी डिजाइन में बदलाव किया गया। नौसेना के शिखा और ध्वज को बदल दिया गया था, लेकिन ध्वज में एकमात्र अंतर यह था कि यूनाइटेड जैक चिन्ह को तिरंगे से प्रतिस्थापित कर दिया गया और रेड जॉर्ज क्रॉस को जारी रखा गया। ध्वज में हुए कब परिवर्तन। नौसेना के ध्वज में परिवर्तन वर्ष 2001 में किया गया था, जब रेड जॉर्ज क्रॉस को सफेद ध्वज के मध्य से नौसेना शिखा में बदल दिया गया था, जबकि शीर्ष में बाएं कोने पर तिरंगे का स्थान बरकरार रखा गया। इसके अलावा वर्ष 2004 में ध्वज को फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस में बदल दिया गया था, क्योंकि नए ध्वज में नौसेना के शिखर का नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों की तरह प्रतीक हो रहा था। ध्वज में एक नया परिवर्तन किया गया और रेड जॉर्ज क्रॉस के बीच में अब अशोक स्तंभ के सिंह को प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 2014 में एक बार और बदलाव किया गया, जब देवनागरी लिपि में अशोक स्तंभ के नीचे ध्वज पर सत्यमेव जयते शब्द को अंकित किया गया। मिखाइल गोर्बाचेव भारत के साथ संबंध। हाल ही में सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
मिखाइल गोर्बाचेव का योगदान। एक युवा नेता के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और स्टालिन की मृत्यु के बाद वे निकिता खुरवेचेव के स्टालिन द्वारा लागू नीतियों में सुधार के प्रबल समर्थक बन गए। उन्हें वर्ष 1970 में स्टावरोपोल क्षेत्रीय समिति के प्रथम पार्टी सचिव के रूप में चुना गया था। वर्ष 1985 में उन्हें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में, दूसरे शब्दों में सरकार के वास्तविक शासक के रूप में चुना गया था। मिखाइल गोर्बाचेव की उपलब्धियां। इन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियों की शुरुआत की, जिसने भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था के आर्थिक विस्तार में मदद की। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन, विशेष रूप से समयवादी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का सोवियत अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को शामिल करके इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण भी हुआ। ग्लासनोस्ता का अर्थ है खुलापन, विशेष रूप से सूचनाओं के संदर्भ में पारदर्शिता। इसी क्रम में सोवियत संघ का लोकतांत्रिकरण शुरू हुआ। उन्होंने 2 विश्व युद्ध के बाद से यूरोप को विभाजित करने मुद्दे का समर्थन करने और जर्मनी के एकीकरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों में कमी के लिए समझौते कर पश्चिमी शक्तियों के साथ साझेदारी की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं और उनके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय सहयोगियों को पश्चिम और अन्य गैर कम्युनिस्ट देशों के साथ मुक्त संपर्क का अभाव भी प्रमुख राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध था। शती युद्ध को समाप्त करने का श्रेय भी गोर्बाचेव को दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग देशों के रूप में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें वर्ष 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के साथ मिखाइल गोर्बाचेव के संबंध। गोर्बाचेव 2 बार वर्ष 1986 और वर्ष 1988 में भारत आए। उनका उद्देश्य यूरोप में अपने निरस्त्रीकरण की पहल को एशिया तक विस्तृत करना और भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करना था। सोवियत संघ के नेता के रूप में पदभार संभालने के बाद गोर्बाचेव की गैर वायरसा संधि वाले देशों की यह पहली यात्रा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गोर्बाचेव को शांति के धर्म योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया था। यात्रा के दौरान भारत की संसद में उनके संबोधन को भारतीय और सोवियत मीडिया में अतिशयोक्तिपूर्ण कवरेज मिला और इसे भारतीय कूटनीति के एक उच्च बिंदु के रूप में देखा गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।